नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की। तो भारत ने अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत के साथ की थी और अब दूसरे मैच में भी भारतीय टीम ने उसी विजयी रथ को आगे बढ़ाया है और अफगानिस्तान को 8 विकेटों से करारी शिकस्त दे दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 8 विकेट से अफगानिस्तान को रौंद दिया है। और इस मुकाबले में रोहित मैन शो, जो अक्सर जिसका क्रिकेट फैंस इंतजार करते हैं कि रोहित शर्मा कब आतिशी पारी खेलेंगे और हम उनकी पारी देखकर एंटरटेन होंगे, तो आज ना सिर्फ रोहित शर्मा ने क्रिकेट फैंस को एंटरटेन किया है, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए हैं, जिसका लंबे समय से उनके फैंस इंतजार भी कर रहे थे। इस पूरे मैच पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज का ये जो जीत है वो कितना स्पेशल है और भारतीय टीम को आगे के कैंपेन में, ये जो वर्ल्ड कप का कैंपेन है, उसमें कितना मजबूती प्रदान करेगी। राकेश रंजन जी, पहले ऑस्ट्रेलिया पिटी और अब पिट गया अफगानिस्तान, क्या कुछ कहेंगे? बस मेरी तो इच्छा है कि इसके बाद जो है वो पाकिस्तान भी पिट जाए। खैर, लौटता हूं इस मैच पर और आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान और भारत के बीच जो मुकाबला था, ये पहले से माना जा रहा था कि टीम इंडिया जो है इसके लिए फेवरेट है। और क्यों फेवरेट है, ये मैच के बाद हम आप सभी ने देखा, क्योंकि भारतीय टीम जिस फॉर्म में खेल रही है, जिस लय में उनका खेल चल रहा है, ऐसे में किसी भी टीम का भारतीय टीम के सामने खड़ा होना आसान नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम एक तरफे मुकाबले में हारती है, तो अफगानिस्तान के खिलाफ जीत जो है वो मानकर ही चला जा रहा था। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान की टीम में 3 क्वालिटी स्पिनर थे, तो इसलिए इस मुकाबले को कहा जा रहा था कि ये जो है इंडियन बैटर्स और अफगानिस्तान के स्पिनर्स के बीच जो है असली मुकाबला है। और ये जो मुकाबला हुआ, इस मुकाबले में भी जीत जो है वो भारतीय टीम को ही मिली है। ये बात सही है कि भारत के जो दोनों विकेट गिरे हैं वो स्पिनर ने ही लिए हैं। राशिद खान को वो 2 विकेट मिला है। लेकिन इन सब चीजों पर अभी बात करने का वक्त नहीं है और मुझे लगता है कि जो हमें देख रहे हैं वो भी नहीं चाहेंगे। अभी तो सिर्फ रोहित शर्मा की बात कीजिए कि उन्होंने किस तरह की पारी खेली है और क्या पारी खेली है। रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स वो तोड़ते गए, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मानो लग रहा था कि वो अफगानिस्तान के गेंदबाजों को तो तोड़ ही रहे हैं, रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। और कमाल की बल्लेबाजी की है, शानदार शतक लगाया और इस शतक के साथ ही विश्व कप में जो है वो सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम हो गया है। रोहित शर्मा का विश्व कप में ये 7वां शतक था। और नवीन, खास बात यह है कि ये 19 पारियों में आया है। ये 19वीं पारी थी रोहित शर्मा की विश्व कप में और जिसमें उन्होंने 7 शतक लगा दिया। अगर आप इसे देखें तो 3 से कम पारियों में रोहित शर्मा विश्व कप में शतक लगा रहे हैं। उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा, तो किसका तोड़ा? उस व्यक्ति का तोड़ा जब उससे एक बार पूछा गया था कि आपके 100 शतकों का रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है, कोई है? तो उन्होंने कहा था 2 ही खिलाड़ी तोड़ सकता है, एक रोहित शर्मा और एक विराट कोहली। तो शतकों के रिकॉर्ड के पीछे, वनडे वाले रिकॉर्ड के पीछे विराट कोहली तो लगे हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने उनका एक रिकॉर्ड तोड़ा। और रिकॉर्ड ये तोड़ा कि इससे पहले सचिन तेंदुलकर के नाम विश्व कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड था। उन्होंने 6 शतक लगाए थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने 44 पारियां खेली थी और रोहित शर्मा ने सिर्फ 19 पारियों में जो है ये शतक लगा दिया है। और भी कई रिकॉर्ड बने हैं जिसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे नवीन, लेकिन फिलहाल अगर हम मैच को देखते हुए उस पर बात करें तो जो उन्होंने शतक लगाया 63 गेंदों पर, हालांकि यह भी एक रिकॉर्ड बना है, इस पर भी हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन जो उन्होंने 63 गेंदों पर शतक लगाया और जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की, तो अफगानिस्तान की टीम जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि गेंद को कहां टप्पा दें, क्योंकि जहां भी दे रहे थे रोहित शर्मा जो है खुलकर जो है उस पर स्ट्रोक लगा रहे थे और एक के बाद एक छक्के लगाए, चौके लगाए। छक्के से बात आया कि छक्के का भी एक रिकॉर्ड टूट गया है क्रिस गेल का, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे बात करेंगे। फिलहाल हम मैच पे बात कर रहे हैं और मैच की बात यही है कि रोहित शर्मा ने जिस तरह की पारी खेली उससे अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चल गई। देखिए,
272 का टारगेट जो है वो बहुत छोटा भी नहीं होता है। उसे आप कहते हैं कि ये चैलेंजिंग टारगेट है, लेकिन उस चैलेंज को जैसे भारतीय टीम ने एक्सेप्ट किया और खास करके रोहित शर्मा और उनके साथ पारी की शुरुआत करने आए ईशान किशन ने जिस तरह से पारी की शुरुआत की, वो सब कुछ बयां करता है कि भारत इस चैलेंज को किस तरह से ले रहा है। हालांकि जिस तरह से भारत ने सिर्फ 35 ओवरों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया, लगता नहीं है कि यह कोई बहुत बड़ा चैलेंज था। और अब आने वाली टीमों को सोचना पड़ेगा कि भारत के खिलाफ वो कितने रन बनाए। इसके बाद इन दोनों की पारी तो हुई ही। रोहित शर्मा ने 131 रन बनाए 84 गेंदों पर, 16 चौके 4 छक्के। ईशान किशन ने भी 47 रन बॉल बनाया और उन्होंने भी 5 चौके 2 छक्के लगाए। लेकिन विराट कोहली ने भी जो है अपने होम ग्राउंड पर एक अच्छी पारी खेली और वो भी अर्धशतक बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने 55 रन बनाए सिर्फ 56 गेंदों में। तो जो सचिन के शतक का वो पीछा कर रहे हैं ना, मौका ही नहीं मिल पाया इस बार कि वो उसे आगे लेकर जाते। श्रेयस अय्यर ने भी इस मौके का फायदा उठाया है, 25 नाबाद रन बनाए हैं और 8 विकेट की ये जीत हुई है। बिल्कुल राकेश रंजन जी, आज जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है निश्चित रूप से तारीफ के काबिल आज बल्लेबाजी हुई है। अगर हम ईशान किशन की बात करें तो आज उन्होंने भी एक छोटी लेकिन बहुत सधी हुई पारी खेली है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन वापस अगर रोहित शर्मा की बात करें तो लोग उन्हें अक्सर हिटमैन कहते हैं, लेकिन आज की पारी के बाद उन्हें अब लगता है रिकॉर्ड तोड़ शर्मा भी कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, अब कहना भी चाहिए। आज उन्होंने जितने रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो ईशान किशन पे अब हम बाद में बात कर ले, पहले जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं उस पर बात कर ले। एक की तो बात हमने कर ली कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का विश्व कप में जो सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर के नाम 6 रिकॉर्ड था और अब रोहित शर्मा के नाम 7 शतक जो है ये हो गए हैं आपको वर्ल्ड कप में। इसके अलावा जो है उन्होंने 63 गेंदों पर जो है अपनी सेंचुरी लगाई अफगानिस्तान के खिलाफ और इसके साथ ही वो सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो कपिल देव के नाम था और कपिल देव ने 72 गेंदों में शतक लगाया था, तो उस रिकॉर्ड को भी रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है। इसके अलावा हमने छक्कों के रिकॉर्ड की भी बात की थी, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि इससे पहले अक्रॉस द फॉर्मेट, मतलब सभी फॉर्मेट को मिलाकर, जिसमें कि टेस्ट क्रिकेट, T20 और वनडे इंटरनेशनल तीनों शामिल है, इन तीनों को मिलाकर सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था और उन्होंने जो है 553 छक्के लगाए थे 551 पारियों में। और रोहित शर्मा ने उस रिकॉर्ड को भी आज तोड़ दिया है और इन्होंने जो बनाए हैं 473 पारियों में सचिन तेंदुलकर ने क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड भी आपको तोड़ दिया है। तो ये भी एक बात हो गई। इसके अलावा अगर आप जाएं तो अगर हम कहें तो जो उनकी एफर्टलेस नॉक थी उसकी आप जितनी तारीफ कर ले वो कम है। और आप कह सकते हैं कि एक इंपैक्ट इनिंग जो होता है, जो मैच का एक पेस सेट कर देता है, टोन सेट कर देता है, और इंडियन इनिंग का तो टोन निश्चित तौर पर इससे सेट हुआ और उसकी वजह से जो है भारतीय टीम ने जो 272 का लक्ष्य था उसे मतलब हंसते खेलते जो है वो हासिल कर लिया। लगा ही नहीं कि भारतीय टीम कभी चेज कर रही है या किसी भी तरह की परेशानी है। देखिए, ये लगने लगा है आसान क्योंकि रोहित शर्मा की वो पारी आ गई, नहीं तो ऐसे अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के पास 3 क्वालिटी स्पिनर थे, जिसमें राशिद खान को तो पूरी दुनिया मानती है कि वो बेहतरीन लेग स्पिनर है, उनकी गुगली को रीड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनकी तो तारीफ है ही। इसके अलावा आप मुजीबुर रहमान की बात कर लें, उनसे पारी की शुरुआत भी कराई गई। अगर 2019 के विश्व कप की हम बात करें तो अफगानिस्तान जब भारत से खेला था तो उस मुकाबले में नवीन भारत सिर्फ 11 रनों से जीता था। एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ था और उसमें रोहित शर्मा जो है वो जल्दी आउट हो गए थे और उन्हें आउट किया था मुजीबुर रहमान ने ही। तो उसी चीज को दोहराने की कोशिश की गई, उन्हीं से पारी की शुरुआत कराई गई। लेकिन आज बिल्कुल रोहित डिफरेंट मूड में थे। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 0 पर आउट हुए थे, तो मानो उस मैच की भी भरपाई है वो इसी मैच में वो करना चाहते थे। इसके अलावा मोहम्मद नबी जैसे एक्सपीरियंस्ड स्पिनर जो है वो भी अफगानिस्तान की टीम में थे। तो 3 क्वालिटी स्पिनर और इन तीनों को आप देखिए
कि आप आईपीएल में भी खेलते हुए देखते हैं, उन्हें भारतीय ग्राउंड के लिए बारे में भी जानकारी है, यहाँ की पिचेस को भी समझते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि 272 का जो उन्होंने रन बनाए थे और 273 का टारगेट दिया था भारतीय टीम को कि वो कम है, वो ठीक था। लेकिन रोहित शर्मा की जो आतिशी पारी हुई उसके सामने जो है ये 272 रन जो है और 273 का टारगेट बहुत छोटा दिखने लगा। तो रोहित शर्मा की तारीफ, लेकिन तारीफ जो है हमें जसप्रीत बुमराह की भी करनी होगी। और जसप्रीत बुमराह की तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि आज उन्होंने चौका लगाया, चौका बल्ले से नहीं लगाया, विकेट से लगाया, 4 विकेट उन्होंने लिए। और आपको बताओ नवीन की अब जब आप जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग करते हुए देख रहे हैं तो अब जाकर हमें महसूस होता है या हम समझ सकते हैं कि जब जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम से बाहर थे, चोट से रिकवरी कर रहे थे, तो उनकी कमी इतनी शिद्दत से क्यों महसूस की जा रही थी। मुझे हमेशा लगता है कि अगर वो T20 विश्व कप में होते तो भारत सेमीफाइनल में शायद नहीं हारता, वो फाइनल खेलता। तो जसप्रीत बुमराह की जो कमी थी वो बहुत महसूस की गई थी और अब आकर उन्होंने साबित किया है कि क्यों की गई थी। आज भी जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की, देखिए जब वो पहले स्पेल में आए तो उन्होंने पहला विकेट निकाल लिया, वहां पर उन्होंने जो है इब्राहिम को आउट किया, इब्राहिम जरदान को आउट किया पीछे राहुल के हाथों कैच करवा के। और उसके बाद फिर जब वो स्लॉग ओवर्स में आते हैं तो वहां पर वो 3 विकेट निकालकर टीम को दे देते हैं। तो जो एक एक्सेलरेशन का वक्त था अफगानिस्तान के लिए, वहां पर जसप्रीत बुमराह की वापसी होती है, वो विकेट लेते हैं। और जब आप विकेट लेते हैं ना तो रन अपने आप बनना रुक जाता है। और यही हुआ अफगानिस्तान की टीम के साथ कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की वजह से उनके रन उतने नहीं आ सके। अगर आप बॉलिंग एनालिसिस की बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो उन्होंने 10 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट लिए। अब एक बात और भी है कि कुलदीप ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है, 10 ओवर में सिर्फ 40 रन दिए और 1 विकेट लिया उन्होंने। और उनके भी जो चाइना मैन थे वो सही पड़ रहे थे। रविंद्र जडेजा ने भी अपनी भूमिका के साथ न्याय किया। अब एक सवाल जरूर है कि क्या अश्विन की जगह शार्दुल को खिलाना सही था, गलत था, इस पर जो है चर्चाएं हो सकती हैं। अब बिल्कुल आज गेंदबाजी की आपने बात की, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी का चौका लगाया। और ये हमेशा रहा है राकेश रंजन जी, जो जसप्रीत बुमराह है वो हमेशा भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि बड़े इवेंट्स जब होते हैं तो अगर जसप्रीत बुमराह चोटिल होते हैं या टीम से बाहर होते हैं तो उनकी कमी क्यों महसूस की जाती है। लेकिन आज जो आपने जिक्र किया कि शार्दुल ठाकुर को आज मौका दिया गया था, क्या लगता है आने वाले मैचों में भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये रोहित शर्मा ने पहले मैच के बाद ही कह दिया था कि टीम में जो है बदलाव होते रहेंगे, तो इसके लिए मेंटली सभी को प्रिपेयर रहना चाहिए। और दरअसल दिल्ली में अश्विन को बाहर बिठाने का जो फैसला था, मुझे लगता है वो इसलिए लिया गया है कि दिल्ली में जो बाउंड्री है वो छोटी बाउंड्री है। तो यहां पर उन्हें एक डर था कि अगर वो स्पिनर्स को ज्यादा खिलाएंगे तो वो उनको लंबे लंबे शॉट लग सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री छोटी है तो आपको जो है 6 और 4 जो है वो मिल सकता है। और गैप में अगर गेंद गई तो आउटफील्ड तेज था, बाउंड्री आ जाएगी। तो इन्हीं सबको देखते हुए अश्विन को शायद विश्राम दिया गया। और शार्दुल ठाकुर चूंकि तेज गेंदबाज है और मुकाबला अफगानिस्तान से था, एशियाई देश से था, और आप जानते हैं कि एशियाई मुल्क जो होते हैं ये माना जाता है कि तेज गेंदबाजों को वो बहुत बेहतर नहीं खेल पाते। इसी को सोचते हुए शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया था। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी कुलदीप ने की या रविंद्र जडेजा ने की या राशिद खान ने की, तो मुझे लगता है कि अगर अश्विन को खिलाया भी जाता तो कोई बहुत बुरी बात नहीं होती या उससे कोई नुकसान हो जाता, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अगर अश्विन की मैं बात करूं तो मैं उन्हें जो है गेंद के साथ मैजिशियन मानता हूं कि वो जादूगर है। और वो कितनी वैरायटी है उनके पास, आप देखिए ना, ऑफ स्पिन तो वो फेंकते ही है, दूसरा फेंक लेते हैं, कैरम बॉल फेंक लेते हैं, और एक बैक ऑफ द हैंड वो आर्म के साथ बाहर छोड़ देते हैं, वो भी गेंद लेग स्पिन होकर बाहर चली जाती है। और एक तो पूरे लेग स्पिनर के अंदाज में लेग स्पिन फेंक देते हैं। तो 5-6 वैरायटी तो उनके पास है, इतने वेरिएशन है, तो वो कमाल के स्पिनर है। और मुझे लगता है कि अश्विन को जो है पाकिस्तान के साथ
मौका दिया जा सकता है। हालांकि अहमदाबाद की जो पिच होती है वो भी बैटिंग पैराडाइज ही माना जाता है, लेकिन वहां चूंकि बाउंड्रीज जो है वो बड़े होंगे तो हो सकता है कि आप अश्विन को खिलाएं, क्योंकि अश्विन एक ऐसे गेंदबाज है जो कि मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ शार्दुल के साथ नवीन लालच ये हो जाता है कि वो ब्रेक थ्रू दिलाने में माहिर है। आज भी आप देखें कि उन्होंने वो ब्रेक थ्रू जो है वो दिला दी जब रहमत शाह को जो है उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, प्लस जो एक कैच उन्होंने हार्दिक की गेंद पर गुरबाज का लिया वो भी कमाल का था। तो वो यूटिलिटी प्लेयर है और बैटिंग भी वनडे में अगर हम तुलना करें अश्विन और शार्दुल की तो शार्दुल 20 पड़ते हैं, क्योंकि वनडे में आपको लंबे लंबे शॉट लगाने होते हैं। लेकिन इन सब के बाद में मुझे लगता है कि जो अश्विन का एक्सपीरियंस है, उनके पास जो गेंदबाजी का वेरिएशन है, जो मैच टेम्परामेंट है, मुझे लगता है कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उन्हें प्लेइंग 11 में होना चाहिए। बिल्कुल, वापस अगर हम इस मैच के एनालिसिस पे आए तो अगर दोनों पारियों को देखें तो दोनों ही टीमों की ओर से बल्लेबाजी काफी लय में दिखी। अफगानिस्तान ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि जरूरी वक्त पर भारतीय गेंदबाजों ने विकेट निकाले और अफगानिस्तान को एक सीमित समय पर रोक दिया। लेकिन अगर अब दूसरी पारी में देखें तो जो काम भारतीय गेंदबाजों ने किया वो काम अफगानिस्तानी गेंदबाज पूरी तरीके से करने में नाकाम नजर आए। देखिए, ये इसमें तो आपको मानना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ बैटिंग में दोनों टीमों में बड़ा फर्क है। अब आप ही सोचिए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन या श्रेयस अय्यर, तो उसकी तुलना में अफगानिस्तान के पास उस कद के बैटर नहीं है। बावजूद इसके आपको कहना पड़ेगा कि हसमत ने जो एक पारी खेली और अजमत ने जो एक पार्टनरशिप की 121 रनों की, वो दिखाता है कि हाँ, प्रतिभा जो है अफगानिस्तान की टीम में भी है और उनके बैटर्स के भी पास है, उनका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन अगर आप अभी तुलना करने जाएं तो थोड़ी सी ये अफगानिस्तान के साथ बेईमानी हो जाएगी सॉरी कि वो अफगानिस्तान के साथ थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी कि हम अगर उनकी तुलना रोहित और विराट से करने जाएं तो एक तो बड़ा फर्क ये है कि अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली इस तरह के खिलाड़ी हैं कि वो अच्छी गेंदों पर भी स्कोर कर जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो सामान्य बैटर्स होते हैं उनके लिए अच्छी गेंद का मतलब अच्छी गेंद ही होता है, मतलब वो उस पर स्कोर नहीं कर पाते, वो आमतौर पर उसे डिफेंस कर देते हैं या अगर स्ट्रोक खेलने जाते हैं तो अपना विकेट गंवा बैठते हैं। तो वो चीज आप रोहित या विराट से उनकी तुलना करना वो सही नहीं होगा। और ये कहना पड़ेगा कि इंडियन बैटिंग जो है वैसे भी दुनिया में जो है आपको बेस्ट काउंट की जाती है, तो इसीलिए अफगानिस्तान को भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान की टीम जब भारत जैसी टीम के साथ खेलती है तो उन्हें सीखने का अवसर भी मिलता है और एक कॉर्डियल रिलेशन भी है खिलाड़ियों के बीच में, वो सीखने की लालसा भी दिखती है। और इसी में देखिए इंडियन टीम भी जो है वो राशिद खान जैसे खिलाड़ियों को पूरा रिस्पेक्ट देती है और उनकी गेंदों पर किस तरह से संभल कर बल्लेबाजी करने का प्रयास इंडियन बैटर्स ने किया, जब उन्होंने लूज गेंद फेंके तभी उस पर स्ट्रोक लगाया। तो ये एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और भारतीय बैटिंग अफगानिस्तान की बैटिंग से बहुत अच्छी है। और गेंदबाजी में भी आपको मानना पड़ेगा कि अब जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज अफगानिस्तान की टीम में नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से अफगानिस्तान अपनी पारी को और आगे लेकर नहीं जा सका। लेकिन ये जो पिच थी ना नवीन, ये 300 प्लस की पिच थी और इसी पिच पर जब दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका का मुकाबला हुआ था तो दक्षिण अफ्रीका ने 428 रन बना दिए थे। और अब देखिए ना, भारत ने भी 35 ओवर में 273 रन तो बना ही दिए। तो अब अगर 15 ओवर और भारतीय टीम खेलती जिसमें कि डेथ ओवर शामिल होते तो वो 400 का आंकड़ा फिर से आप देख सकते हैं। उसके अलावा जब दक्षिण अफ्रीका ने 428 बनाए थे तो श्रीलंका ने 326 रन बना दिए थे। तो ये जो 754 रन उस दिन बन गए थे तो वो बताता है कि पिच कैसी है। तो बैटिंग पैराडाइज है, बाउंड्री छोटी है, तो गेंदबाजों के लिए तो मुश्किलें आनी ही थी और वो आई भी। हाँ, तो यहां पर जो बेटर टीम होती है वो जीत जाती है और यही चीज हुआ। भारत जो है वो बेटर टीम थी अफगानिस्तान से तो वो जीत गई। बिल्कुल, ये मैच राकेश रंजन जी कई वजह से सुर्खियों में था। पहले तो ये मुकाबला वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था।
दूसरा अगर हम बात करें तो विराट कोहली का ये होम ग्राउंड था, इसकी वजह से भी ये चर्चा में था। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण चर्चा था वो था नवीनुल हक और विराट कोहली के बीच बैटल का। हालांकि आज बैटल भी दिखा, लेकिन दोनों खिलाड़ियों की ओर से जो खेल भावना दिखी है उसकी चारों तरफ अब तारीफ भी होगी। यार देखिए, कुछ चीजें हिट ऑफ द मोमेंट पर हो जाती हैं। वो अगर आप आईपीएल की घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं तो कुछ चीजें हिट ऑफ द मोमेंट में हो जाती हैं और खिलाड़ी आमतौर पर जो चीजें मैदान में घटित होती हैं, खास करके जो ये गर्मा गर्मी वाली बात हम करते हैं, उसे मैदान में छोड़कर ही बाहर निकलते हैं। और अगर मान लीजिए बात बहुत बढ़ गई तो कुछ दिनों तक दिमाग में रहता है, लेकिन फिर उसके बाद वैसी कोई बात नहीं रह जाती। और दूसरी बात यह है कि विराट कोहली का कद देखिए आप और नवीनुल हक का कद देखिए, तो उसमें भी बहुत बड़ा गैप है। और इसलिए उस वक्त भी जब मैंने कार्यक्रम किया था तो मैंने कहा था कि विराट जिस स्टेचर के खिलाड़ी हैं उनको इस तरह से नवीनुल हक के लिए रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तो वही चीज जो है वो देखने को मिली। दोनों खिलाड़ी जो है वो टीम भावना के साथ खेले, खेल भावना के साथ खेले, ये अच्छी बात है। तो वो बैटल जो है थोड़ा बहुत मन में रहा होगा, लेकिन वैसा कुछ मैदान पर नहीं दिखा और ये अच्छी बात है। अब बिल्कुल, चलिए तो अब वर्ल्ड कप का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राकेश रंजन जी एक और चीज जानना चाहेंगे, वर्ल्ड कप का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है चीजें और भी रोचक होती चली जा रही हैं। अगर हम अगले मुकाबले की बात करें भारत की, तो वो पाकिस्तान से होने वाली है। और पहले ऑस्ट्रेलिया को भारत ने पीट दिया है, उसके बाद अब अफगानिस्तान को। क्या लगता है किस तरीके का माहौल अब पाकिस्तानी खेमे में होगा? देखिए नवीन, दिलचस्प बात यह है कि अगर इस विश्व कप में अब तक जितने भी मैच हुए हैं उसे आप देखिए तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और अब भारत, ये तीन टीमें ही ऐसी हैं जिन्होंने अब तक 2-2 जीत हासिल की है। तो अब जो अगला मुकाबला होगा उसमें दोनों टीमें, भारत भी 2 मैच जीतकर पहुंच रहा है और पाकिस्तान भी 2 मैच जीतकर पहुंच रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान ने जो 2 मैच जीते हैं वो नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ जीते हैं और भारत ने एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी अफगानिस्तान के खिलाफ जीता है, लेकिन उन्होंने माइटी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, जो कि कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम के कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय टीम ने चूंकि अभी एशिया कप में पाकिस्तान को शिकस्त दी है, तो इसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर है। और ये चीजें जो है आप उनकी बातों से महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान में हुआ, वहां की मीडिया में हुआ, वहां के लोगों के बीच हुआ, उन्होंने अपनी टीम को क्या कुछ नहीं कहा, सारी चीजें कह दी। तो इससे आप मानते हैं कि अब जब भारत और पाकिस्तान की टीमें अहमदाबाद में मिलेंगी तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी और बुरी चीज यह है कि देखिए उस हार को वो भूले नहीं होंगे, तो वो हिसाब चुकता करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगे। और ये बात सही भी है, लगानी भी चाहिए पूरा जोर। लेकिन अगर आप देखें तो होगा क्या कि वो ज्यादा मोटिवेट होकर खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अर्ली स्ट्राइक भारत की तरफ से हो जाता है, मतलब बैटिंग में या बॉलिंग में, अगर बॉलिंग है तो अगर पाकिस्तान के कुछ विकेट जल्दी निकाल ले भारत, और बैटिंग में अगर है तो तेजी से जो है 8-10 ओवर में रन बना दे भारत, तो पाकिस्तानी टीम जो है वो बैकफुट पर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि आपको वो मंजर याद आ जाएगा जब आप भारत से पिटे थे। और क्यों पिटे थे आपको याद होगा कि जिस तरह से शुभमन गिल ने सामने निकलकर शाहीन अफरीदी को छक्का लगाए, सामने चौका और छक्का लगाया था, तो वो जो स्टेप डाउन करके आप शाहीन अफरीदी जैसे कद के गेंदबाज को स्ट्रोक खेलते हैं, और इसके बाद रोहित शर्मा ने जो पहले ओवर में स्क्वायर लेग के ऊपर जो है फ्लिक ऑफ द रिस्ट से छक्का लगाया था अफरीदी को, तो वो सारी चीजें जो है उनके दिमाग में वो घूम जाएंगी, घूमने लगेंगी और इसका एक असर पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तानी टीम को मिल गया अवसर तो वो टीम तुरंत चढ़ जाएगी, और अगर कुछ एक ओवरों तक, अगर 5-10 ओवरों तक भारत का मैच पर पलड़ा भारी रहा, तो आप मानकर चलिए कि पाकिस्तानी टीम जो है पूरी तरह से बैकफुट में चली जाएगी। तो ये तो हो गया एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो गेम का है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मुकाबला होता है वो तो ऐसे भी समझ लीजिए कि पूरी आधी दुनिया तो जरूर देखने जा रही है। अभी मैं बता रहा हूं कि हेडन के साथ मुलाकात हुई थी पाकिस्तानी टीम के,
तो मैथ्यू हेडन चूंकि उनके कोच रह चुके हैं कुछ समय के लिए, तो जब वो टीम से मिले तो सभी ने हेडन से यही पूछा, जबकि उस समय पाकिस्तान की टीम हैदराबाद में थी, अब वो अहमदाबाद आ गई है, तो यही पूछा कि अहमदाबाद की क्या स्थिति है। तो हेडन से अगर वो भी जानना चाहते थे तो अहमदाबाद के बारे में जानना चाहते थे, तो हेडन ने कहा कि मैं तो वहां रहूंगा ही, आधी दुनिया वहां रहने वाली है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है उसकी प्रतीक्षा लोग कैसे करते हैं। और अब तो जान लीजिए कि अब 14 तारीख को वो मुकाबला होना है शनिवार को, तो सभी को बेसब्री से प्रतीक्षा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो मुकाबला होगा वो एक बराबरी का होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, मतलब एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हुई टीमें दिखेंगी, तब क्रिकेट का असली मजा है। और आप समझिए उस माहौल को कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा और 1 लाख लोग स्टेडियम में मौजूद होंगे, और जब वो एक साथ इंडिया इंडिया करेंगे तो क्या मतलब समा होगा, वो देखने लायक होगा। उसकी प्रतीक्षा जो है बड़ी बेसब्री से हम सभी कर रहे हैं। बिल्कुल 14 अक्टूबर को मुकाबला जो है उसका इंतजार कह सकते हैं पूरी क्रिकेट की दुनिया को है, और हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप का ये असली मुकाबला होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भारत का विजयी अभियान वर्ल्ड कप में जारी है। पहले ऑस्ट्रेलिया और अब अफगानिस्तान को हराते हुए भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के कैंपेन को आगे बढ़ा लिया है, और अब 14 अक्टूबर को सबकी निगाहें टिकी हुई हैं भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर, जहां एक बराबरी के मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।